नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम उपाय अपना लिए गए, उसमें लॉकडाउन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर पर्सनल हाइजीन से लेकर मास्क, सैनिटाइजर्स, हर वो उपाय अपनाया गया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इन उपायों को अपनाकर कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी भी काफी हद में है, बेकाबू नहीं हुआ है और ये अगर तुलना की जाए दूसरे देशों से तो स्थिति हमारे यहाँ काफी संतोषजनक है। लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार, अब 53,000 के करीब पहुंच गई है और मुंबई जैसे शहर में तो अकेले मुंबई में 10,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। इसलिए चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिजनेस से अब से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब ने कहा कि अभी पीक आना बाकी है, अभी ग्राफ कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा और पीक आएगा जून और जुलाई में जाकर। पीक में कितने नंबर्स होंगे इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि तब तक के लिए हमें तैयारी रखनी होगी। अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ, अतिरिक्त संसाधन, तमाम चीज़ों की इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका मतलब अभी वर्स्ट इज़ येट टू कम, जो अंग्रेजी में कहा जाता है। तो क्यों आखिर ये तमाम उपाय अपनाने के बावजूद ये स्थिति है? क्या कहीं पर कोई चूक हो रही है या फिर चिंताएं हमारी इन चिंताओं के बीच में हम सही दिशा में अभी आगे बढ़ रहे हैं? इस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, मामले को समझिए, फिर डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ आज होगा। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट को। देश में लॉकडाउन है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। डॉक्टर्स, पुलिस और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन कोरोना काबू में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि देखते ही देखते भारत में मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। इसी बीच पहली बार एक ही दिन में 3,900 केस सामने आए। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था। तब से लेकर अब तक यानी 97 दिनों में मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि मरीजों की संख्या 40,000 से 50,000 सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच गए। साथ ही एक्टिव केस बढ़ने की ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। इस हफ्ते सोमवार से लेकर ज्यादा केस मिले हैं। देश में लॉकडाउन का ऐलान 24 मार्च को हुआ, तब कोरोना मरीजों की संख्या 498 थी। लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या को काफी हद तक नियंत्रित किया गया। लॉकडाउन के पहले संक्रमण मामले 3.4 दिन में दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ये बढ़कर 5 दिन हुआ और चौथे हफ्ते में ये बढ़कर 9 दिन पहुंच गया और 2 मई को ये 15 दिन के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा। लेकिन अब अचानक ये गिरकर 11 दिन पर आ गया है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी देशों में कोरोना ने बहुत जानें ली है। भारत समेत दूसरे एशियाई देशों से तुलना करें तो यहाँ बहुत कम लोगों की मौत हुई है। कई यूरोपीय देशों में नए मामले आने बंद हो चुके हैं और मौतों का सिलसिला भी थमा है। लेकिन भारत में नए केसों का मिलना बदस्तूर जारी है। जहां तक कोरोना संक्रमण से मौतों की बात है, आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल की शुरुआत तक कोरोना से कम मौतें हो रही थी, लेकिन अप्रैल खत्म होते होते इसमें तेजी आई और पिछले हफ्ते मौतों का ग्राफ तेजी से चढ़ा। आज से ठीक 10 दिन पहले तक कोरोना से मरने वालों की संख्या आधी थी। देश में कोरोना से पहली मौत 11 मार्च को हुई थी। शुरुआत में रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन अप्रैल अंत तक और मई शुरुआत में इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक बार इसने 500 का आंकड़ा पार किया तो मौत का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। लेकिन एक्सपर्ट्स की चिंता यह है कि मामले इतनी तेजी से तब बढ़ रहे हैं जब ज्यादातर राज्यों में टेस्टिंग अपनी पूरी रफ्तार में नहीं हो पा रही है। अकेले दिल्ली ही है जहां हर 10 लाख पर करीब 3500 टेस्ट हो रहे हैं।
जबकि आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल में तो टेस्टिंग नहीं के बराबर है। डर इस बात का भी है कि आने वाले दिनों में जब टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो नए मामले भी तेजी से बढ़ेंगे। एक और लॉकडाउन में ढील देकर सरकार आर्थिक मोर्चों पर हालात संभालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के नए बढ़ते मामलों से हालात पेचीदा हो गए हैं। ऐसे में जान और जहां दोनों कैसे सलामत रहे, ये बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा हमने कहा, कोशिशें हमने तमाम कर ली, लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में जो मामले दोगुने होने की रफ्तार थी वो बढ़ी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी बार बार बीच बीच में जो ब्रीफिंग हुई उसमें एक अच्छी तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी कि जो दोगुने होने की रफ्तार है वो लगातार उसका आंकड़ा सुधर रहा है। लेकिन अब हमने देखा है कि 15 दिन में जो मामले दोगुने पर पहुंच रहे थे, अब वो घटकर 11 दिन में आ रहे हैं, यानी कि उनकी रफ्तार दोगुना होने की जल्द से जल्द हो रही है, बढ़ रही है। क्या अब आगे किया जाए, आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर पार्थिव संघवी साहब, जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र इकाई के। डॉक्टर पार्थिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। आज ही जी बिजनेस से बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया, जो कि डायरेक्टर है एम्स के, उनका ये कहना है कि अभी जो मामला अभी जो संक्रमित मामले हैं उनका ग्राफ अभी घटेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा और जून जुलाई में जाकर हम पीक पर पहुंचेंगे। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उसके बाद ग्राफ घटेगा। क्या आप सहमत हैं उनकी बात से, और इसके पीछे आपको क्या आधार लगता है? कि ये उन्होंने भी जो ये कहा वो एपिडेमियोलॉजिस्ट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे कहा है कि पहले ये हम लोग जो एपिडेमियोलॉजिस्ट ने और हम लोगों ने जिस तरह से भारत में बढ़ोतरी हो रही थी, उस तरह से ये लग रहा था कि मई के मध्य में हमारा पीक होगा। लेकिन अब जिस तरह से हमारी टेस्टिंग बढ़ी है, लगभग 1 लाख टेस्ट तक हम पहुंच गए हैं रोज़, तो ये आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक है। थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि ये एंटीसिपेटेड है। ये आंकड़े, ये जो बढ़ोतरी है, ये इसकी उम्मीद थी कि इस तरह से हुआ। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो ज़्यादा केसेस हमको मिलेंगे। उसमें देखना ये है कि कितने केसेस माइल्ड टू मॉडरेट है, कितने सीवियर हैं, कितनी रिकवरी हो रही है। तो अगर आप सारा गुणा भाग करें और इसका पूरा बैलेंस शीट निकालें तो रिकवरी भी बढ़ी है। 25% से ज़्यादा 27% रिकवरी हो रही है और बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, वो टेस्टिंग की वजह से हुई है। अगर टेस्टिंग और ज़्यादा होगी तो हमें केसेस और ज़्यादा देखने में आएंगे। तो माना ये जा रहा है, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो कहा है कि ये जो हमें पीक है ये मई के आखिर से जुलाई तक कभी भी हो सकता है। अब इसमें काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही भी होते हैं, बहुत बार सही नहीं भी होते। जैसे शुरू में जो कैलकुलेशन भारत के लिए की थी, लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे, वो ये थे कि 40 से 50 मिलियन लोग अफेक्ट होंगे और हमारे यहाँ बहुत सारे सीरियस मरीज हमारे आईसीयूज़ में आएंगे। तो वो बात तो अभी तक ठीक नहीं निकली है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जनसंख्या को देखते हुए और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, पर ज़्यादातर लोगों ने बहुत सहयोग किया। उस वजह से हम डबलिंग टाइम भी बढ़ा पाए। 15 दिन हुआ, अब 11 दिन है, 10 दिन है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिल जाएंगे कि जो हमारी इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस एवरी डे, वो कितना अभी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ मई के आखिर तक तो ज़रूर बढ़ेगा और उसके बाद हम ज़रूर इसमें कमी देखेंगे, क्योंकि अब जो मामले हैं वो आपस में ही जो फैमिलीज़ में हैं और जो लोग बता नहीं रहे स्वतः टेस्टिंग कराने के लिए या सिम्टम है नहीं आ रहे हैं सामने, उस वजह से भी ये थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को आ रही है।
तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रेड जोन्स को बहुत अच्छे से अगर हैंडल किया गया भीलवाड़ा स्टाइल में, या छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत अच्छा किया, केरला ने बहुत अच्छा किया है, गोवा में कोई केस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इस पे कंटेन किया जा सकता है और इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। बढ़ोतरी से बहुत मैं समझता हूँ चिंता करने की बात नहीं है, ये टेस्टिंग का नतीजा है और यही हम सब लोग कह भी रहे हैं और सभी मान रहे थे इस बात को। अब आप कह रहे हैं कि जितना ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा मामले सामने आएंगे। ये सब मैं लौटता हूं आपके पास, मैं फटाफट से डॉक्टर पार्थिव के पास आता हूं। डॉक्टर पार्थिव, आपने महाराष्ट्र में एक लंबा अनुभव आपका रहा है वहां की मेडिकल कंडीशंस और वहां के एनवायरनमेंट को लेकर। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में शुरुआत से ही हमने देखा कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम बहुत सारे देश में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स, हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में लगाए गए, उसमें भी मुंबई में लगाए गए, तमाम कोशिशें यहां पर की गई प्रशासन की ओर से। क्या आपको लगता है कि यहां पर 10,000 मामलों का पार हो जाना ये कहीं हमारी तैयारियों की चूक है, या फिर लोग लापरवाह हैं, लोग तमाम हिदायतों के बावजूद घरों से बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, इसके पीछे ये वजह है, या वजह कुछ और देखते हैं आप मुंबई और महाराष्ट्र में? मुंबई में महाराष्ट्र देखेंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र का दोनों का ये जो बिहेवियर है कोरोना वायरस में, तो आपने देखा होगा कि मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस की तादाद है और इसका कारण है मुंबई की पॉपुलेशन। आज मुंबई की पॉपुलेशन काफी स्टेट्स के पॉपुलेशन से भारतवर्ष में ज्यादा है। और दूसरा जो है वो कि 30 to 40% जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में। तो स्लम एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग होता नहीं है, एक रूम में कभी कभार 8 लोग 10 लोग रहते हैं। और जैसे मुझे जो डर था कि अगर धारावी जैसे स्लम में ये हो गया तो काफी हद से ये फैलने लगेगा, और स्लम एरियाज में भी फैलने लगा है। फिर भी कंटेनमेंट जोन्स के हिसाब से हम देखेंगे तो धारावी को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया था और उस उनमें 40,000 लोगों का वहां के मेडिकल एसोसिएशन ने टेस्टिंग किया और इसमें काफी तादाद में पॉजिटिव भी आए और अभी जो देखा जा रहा है कि केसेस काफी कंट्रोल में है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से जिस हद तक पालन करना चाहिए था, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में उस हिसाब से हुआ नहीं है। और दूसरा हम देखेंगे कि ये जो रमजान का महीना चल रहा है तो उसमें भी काफी हद तक काफी एरियाज में शाम को पब्लिक निकलती है खरीदी के लिए, सब खाने की चीजों की खरीदी के लिए, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुआ है। तीसरी बात, जो लिकर पे जो फिलहाल जो 2-3 दिन में जो बैन हटाए गए थे, आपने तो सब जगह देखा है, सभी चैनल्स ने एयर किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थी। लोगों की कतार 1-1, 2-2 किलोमीटर तक लंबी थी, 2 लोगों में अंतर 1 फुट का भी नहीं था। और इससे भी हम जो अभी जो स्पाइक्स देखेंगे अगले 8-10 दिन में, तो इस एक एपिसोड के वजह से भी बढ़ सकता है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है कि लिकर का सेल बंद किया, वो अच्छा किया है, क्योंकि उससे थोड़ी तादाद अभी आगे चल के जो केसेस बढ़ रहे थे उसकी तादाद भी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग ना होने से केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी लोगों को समझना चाहिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमारी मुश्किलें आगे के समय में बढ़ सकती है। बढ़ सकती हैं। डॉक्टर स्वाति, मैं आपका भी टेक फटाफट से समझना चाहूंगा। आपने जितनी अब तक स्टडीज की हैं और जो बिहेवियर कोरोना वायरस का इंडिया के, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा है, क्या आपको लगता है कि ये बढ़ते हुए केसेस सिर्फ हमारी लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी और इंडिविजुअल हाइजीन की कमी, इन सब वजहों से है, या कुछ और वजह बिहेवियरल पैटर्न और बाकी चीज़ों में आप देखती हैं जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं भारत में? देखिए दीपक, जो केसेस अभी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये पिछले 5-6 दिनों के केसेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं। तो ये अभी हमारे लॉकडाउन जो 40 दिन का चल रहा था, ये उसी समय के केसेस ज्यादातर हैं जो कि अभी हम सामने उभरते देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा 4-5 दिन पीछे के केसेस होते हैं जो हम सामने देख पाते हैं। अगर हम देखें, जैसे सर ने भी अभी बोला कि टेस्टिंग हमारी बढ़ गई है, उसकी वजह से भी डेफिनेटली हम केसेस ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि अब आईसीएमआर ने भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस, जो कि हम बार-बार बात भी कर रहे थे कि अब ज्यादातर ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये हॉटस्पॉट से आ रहे हैं और वहाँ हम ऑलरेडी
हमारे पास ऐसी जनसंख्या ज़्यादा है जो संदिग्ध है, जिसको हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा होगा और वहीं से ये टेस्टिंग की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो कि कहीं न कहीं तालमेल भी खाता है जिस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है उससे। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत की जो है वो खास तौर से जनसंख्या का घनत्व है। तो जहाँ-जहाँ भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ-जहाँ भी ज़्यादा लोग हैं, जहाँ घरों में रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ हम ज़्यादा देख रहे हैं कि ये वाले केसेस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। और एक और ख़ास बात जो मैंने नोटिस की है वो दीपक जी ये है कि ख़ास तौर से अगर आप देखें जो हमारी मंडियाँ हैं, वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए। चाहे आप दिल्ली की आज़ादपुर मंडी लीजिए, चाहे आप हरियाणा की खांडसा मंडी लीजिए, चाहे आप मुंबई की नवी मुंबई की एपीएमसी लीजिए या तमिलनाडु के जो कोयम्बटू है, जो ये सारी मंडियाँ हैं, अगर आप देखें तो ये सुपर स्प्रेडर बन गई हैं। यानी कि यहाँ से अचानक से उछाल आ रहा है केसेस में, तो कहीं न कहीं जो भी जगह ऐसी हैं जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, अगर वहाँ हमने बहुत सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया, अगर वहाँ लोग मास्क नहीं लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी, केसेस भी और ज़्यादा सामने आते जाएंगे। क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो लॉकडाउन के समय के हैं, यानी कि ज़्यादातर जो हमारी जनता है वो अंदर अपने घरों में थी और तब हमने ये केसेस देखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो कारण ढूंढने पड़ेंगे कि लॉकडाउन में होते हुए भी ये केसेस सामने आए, क्योंकि अब जैसे आप देख ही रहे हैं और अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि लिकर शॉप्स पे लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन वापस अपने घर जा रही है, वहां से भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग बसों में भर भर के जा रहे हैं। बहुत सारी जगह अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही और ये केसेस जो है हम आने वाले समय में सामने देख सकते हैं और ये भी बहुत बड़ा उछाल ला सकते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, यानी कि इस बीच काफ़ी एक्सपोजर हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्लस्टर में, ग्रुप्स में एक साथ सामने आए हैं, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स का इशू हो, चाहे वो लिकर शॉप्स में लगी हुई लाइन हो, या फिर लॉकडाउन में ढिलाई के बाद जो मार्केट में उमड़ी हुई लोगों की भीड़ रही हो। तो इसके नतीजे अभी आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर उपाय क्या है? फिर क्या हमें अब जो एहतियात हम बरत रहे हैं उसको एक नए लेवल को तक ले जाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एहतियात लगाने पड़ेंगे, सख्ती बढ़ानी पड़ेंगी, या फिर अब हमें इस वायरस के साथ इसी तरह से जीना सीख जाना चाहिए? इस पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं फटाफट से अब ये समझना चाहूँगा कि अब आगे हम किस दुनिया में कदम रखने वाले हैं इन बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 3 दिन में ही 10,000 मामले बढ़े हैं, तो अब आने वाले दिन क्या और सख्त करने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को और सख्त करना होगा, या हमें इसी तरह से अब जीना सीखना होगा? हमें, जो आपने दीपक बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस तरह से जीवन जीना तो सीखना ही है अभी। अब ये पैंडेमिक धीरे धीरे एंडेमिक होने की अवस्था में चल रहा है कम्युनिटी में, और केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी होंगे। और मैं फिर लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अभी भी अगर आप कोरोना से संक्रमित भी हैं तो उसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। 95-96% लोग बिना किसी दिक्कत के ठीक हो रहे हैं। अभी 14 दिन का समय लगता है ठीक होने में, इसलिए हमें लगता है 27% रिकवरी हुई है। लेकिन जितने भी ये संक्रमित हो रहे हैं लोग, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट, कम, उनको बीमारी उतनी सीवियर नहीं है, संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे आईसीयूज की बेड ऑक्यूपेंसी अभी भी उतनी नहीं है जितनी एंटीसिपेटेड थी, हॉस्पिटलाइजेशन भी उतना नहीं है जितना एंटीसिपेटेड, जितनी तैयारी की गई है पिछले 40 दिनों में 2 लॉकडाउन्स में। तो हमें 2 लॉकडाउन से जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो हमें तैयारी करने का मिला और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने का मिला, ट्रेनिंग का मिला लोगों को सारे हॉस्पिटल्स में, और हॉस्पिटल्स को चिन्हित करने का मिला कि कहाँ कहाँ कोविड के पेशेंट, हॉस्पिटल्स ने अपने क्वारंटीन कहाँ होगी, आइसोलेशन कहाँ होगा, आईसीयू का कैसे होगा। तो ये करने का बहुत मौका मिला और उसमें 2 लाख बिस्तर चिन्हित किए गए हैं, आईसीयू बेड चिन्हित किए गए हैं, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि तैयारी आगे आने वाले, अगर मान लीजिए सर्ज होती है सीवियर केसेस की भी, तो उनसे भी निपटा जा सकता है। और लोगों को, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग में, सोशल डिस्टेंसिंग से हट के कह रहा हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, यूज ऑफ कवरिंग योर फेस। और हम लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत है, जो हम लोग डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में मरीज के साथ जिनको डील करना है, ओपीडी में पेशेंट देखना है, ओटी में किसी का ऑपरेशन करना है,
तो और ज़्यादा हम लोगों को एहतियात लेने होंगे, क्योंकि बहुत बार पेशेंट बताते नहीं है कि उनका कोई एक्सपोज़र है या कुछ हुआ है, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं। और ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में देखने में भी आया कि रामगंज जो एरिया है, वहाँ से एक एब्डोमिनल पेन के साथ आए, वो वार्ड में रहे 2 दिन, फिर ऑपरेशन हुआ तो उससे काफ़ी लोग संक्रमित हो गए। तो ये भी बढ़ा रहा है चीज़ों को, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग रिकवर हो रहे हैं, डिज़ीज़ माइल्ड है और इसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। और आगे आने वाले समय में हम ये कर सकते हैं कि 50 से 60% हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हर्ड इम्यूनिटी हमें चाहिए तो उसमें करीब 50 से 60% लोग संक्रमित होने चाहिए। तो बिल्कुल। धीरे-धीरे हो सकता है हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि इसकी वैक्सीन वगैरह तो आएगी भी, तो 2 साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी, तो वो इस पैंडेमिक में काम नहीं आएगी वो वैक्सीन। अभी तो हमको अपना बचाव ही सबसे बड़ा आपने उपचार है इसका। एक अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा, वैक्सीन का जो मुद्दा आपने छेड़ा डॉक्टर पार्थिव, इजरायली साइंटिस्ट ने कहा है, वहाँ के तो रक्षा मंत्री ने भी इसका ऐलान किया है बाकायदा, ऐसी कुछ नीदरलैंड से भी खबरें आ रही हैं कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इजाद कर ली गई है इजराइल की ओर से। यही दावा नीदरलैंड्स भी कर रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अब उनका ये कहना है कि हमने दवाई बना दी है, अब इसका पेटेंट बनाना सिर्फ बाकी रह गया है। क्या आपको उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है, या ये दुनिया में जो तमाम रिसर्च हो रही है उसका एक छोटा सा हिस्सा है मात्र? देखिए, इसमें जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की आपने बात की, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में तो एक ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वैक्सीन वो हिसाब से बनाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये वायरस की स्टडी की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, सभी जगह जहां सबसे ज्यादा तादाद में ये संक्रमण देखा गया है, तो अभी भी हमें जो रिपोर्ट्स आती है अमेरिका से या इंग्लैंड से, जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कि ये जो वायरस है वो रंग बदलता रहता है, जैसे डेंगू और एचआईवी वायरस में हुआ है। आज तक इतने सालों से एचआईवी की बीमारी है, लेकिन अभी तक उसका वैक्सीन आया नहीं है। डेंगू की बीमारी इतने सालों से है, लेकिन उसका अभी तक वैक्सीन आया नहीं है। तो ये जो वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस, उसकी जो एंटीजेंस रहते हैं, यानी कि वो जो वायरस के बाहरी कोट में जो एंटीजेंस रहते हैं, जिससे हम एंटीबॉडीज उत्पन्न करके उसको मारने की क्षमता हम पैदा कर सकते हैं, वो एंटीजेंस चेंज हो रहे हैं बीच बीच में, यानी कि म्यूटेशन हो रहा है वायरस का। और इसके वजह से आज तक कोई एक भी एंटीवायरल ड्रग 100% 100% काम में नहीं आई है। काफी एंटीवायरल ड्रग्स यहाँ बनाए गए हैं और ट्राई किए गए हैं, लेकिन जैसे रेमडेसिविर जो है, सबसे ज्यादा केसेस में वो काम में आया है, लेकिन इट इज नॉट सेड कि वो 100% सभी केसेस में आएगा। स्वाइन फ्लू जैसे हुआ थोड़े सालों पहले, कि स्वाइन फ्लू में भी काफी लोगों की तादाद में मरे हैं लोग, लेकिन स्वाइन फ्लू की आज प्रॉपर वैक्सीन भी है और उसकी दवाई ओसेल्टामाविर करके है, तो वो भी है। लेकिन ये चीज आज तक अभी तक कोरोना वायरस में देखी नहीं गई है। लोग अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे हैं, लोग अलग अलग वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रायल्स भी हुए हैं वो 100% ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये 100% सक्सेसफुल है। ठीक है, चलिए फटाफट से अब डॉक्टर, हमारे साथ जो तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं उनमें डॉक्टर स्वाति से फटाफट से हम ले लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका क्या नज़रिया है, आने वाले 2-3 महीने बड़े क्रूशियल होंगे, जैसा हमने शुरुआत भी की थी कि पीक अभी आया नहीं है, अभी जून जुलाई में जाकर आएगा। ऐसे में हमारी लाइफस्टाइल अब क्या होनी चाहिए? आने वाले भी आ गए, रिलैक्सेशन भी हो रहा है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तो ऐसे में और भी ज़्यादा चुनौतियां हो जाती हैं हमारे लिए भी। और ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है अपने उत्तरदायित्व को समझने की, कि हर व्यक्ति इस वक्त उतना ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो मास्क लगाकर बाहर निकलें, बाहर 6 फीट की दूरी मेंटेन करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और जहाँ भी वो काम करने जा रहे हैं वहाँ सुनिश्चित करें कि वहाँ पे भी सर्फेसेस वगैरह को दिन में 1 या 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है।
ये बात याद रखना जरूरी होगी, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से पूरे विश्व में इतिहास गवाह है कि इतनी जल्दी कोशिश किसी भी वैक्सीन को बनाने की नहीं की गई है जिस तरह से कोरोना वायरस के लिए इस वक्त पहल हो रही है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, जब तक की दवा नहीं आती हमारे पास इसके लिए, तब तक यही हमारे पास तरीके हैं जिससे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वक्त हम सभी के लिए डरना जरूरी है, हम सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि हमने कोरोना वायरस को अभी खत्म नहीं कर लिया। रिलैक्सेशन देने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस पराजित हो गया और अब हम आराम से घूम फिर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। सिर्फ ये समझना है कि जीविका भी चलती रहे, जहान भी दुरुस्त रहे, इसके लिए रिलैक्सेशन मिले और इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। हमको इनको सदुपयोग करें इनका, और इन बातों को ध्यान रखें कि हमें कैसे, देखिए हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और मुझसे दूसरे को नहीं हो, तो मैं उसके लिए क्या करूं। अगर हम ये मानसिकता लेकर चलें, अगर हम ये सोच के चलें कि हमें कोरोना है, हमें दूसरे को नहीं फैलाना, कहा कि ये मान के चलना है कि मुझे कोरोना है और इसके बाद मेरा कैसा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, अगर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी जिसका डॉक्टर मिश्रा ने जिक्र किया, जो जिस पर स्वीडन चल रहा है, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो या फिर दूसरे एहतियाती कदम की बात हो जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण तुरंत काबू में आएगा, उस ओर हम तभी बढ़ पाएंगे जब एक एक इंडिविजुअल अपनी ओर से पूरे एफर्ट्स लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर पार्थिव सांघवी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच।